हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दयाल अकेडमी। इस वीडियो में हम स्किल एनहांसमेंट कोर्स ट्रांसलेशन स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। गाइस, ये ट्रांसलेशन स्टडीज़ की पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास। मैं रिक्वेस्ट करूँगा सभी स्टूडेंट से जिन्होंने ये कोर्स चुना है, ये सब्जेक्ट चुना है इस बार। गाइस, इन वीडियोज़ को पूरा देखिएगा और इन वीडियोस को सीरीज़ वाइज देखिएगा, ताकि ऐसा ना हो कि बीच में कुछ आपका मिस हो जाए और समझ में ना आए। क्योंकि हमारा टारगेट है कि इस इंटायर सब्जेक्ट को हमने कवर करना है, पूरे सिलेबस को कवर करना है। इस वीडियो में हम एक इंट्रोडक्शन देंगे, एक ओवरव्यू आपको देंगे ताकि आप फेमिलियर हो जाएं, ताकि अगर आपको अभी भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स चूज़ करने में कोई दिक्कत आ रही है तो आप समझ में आपको आ जाएगा कि इस सब्जेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको 2 दिखाऊंगा, ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि थ्योरी में से कितने क्वेश्चंस आए हैं लास्ट ईयर एग्ज़ाम्स में, और प्रैक्टिकल यानी कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस कितने आए हैं क्वेश्चन पेपर में। तो गाइस, सब्जेक्ट्स को लेके कोई कन्फ्यूजन हो तो उस बारे में एक ऑलरेडी वीडियो बन चुकी है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा उसे देखिए। अगर कोई भी क्वेरी हो तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखिए। तो गाइस, शुरू करते हैं ट्रांसलेशन स्टडीज़ स्किल एनहांसमेंट कोर्स। गाइस, सबसे पहली चीज़ आपको ये समझनी है कि ट्रांसलेशन क्या होता है। क्या ये कोई नई चीज़ है जो आप पढ़ने वाले हैं? क्या ये कोई ऐसी चीज़ है जो आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते आ रहे हैं? ठीक है, आपको पता चलेगा कि दिस इज़ समथिंग दैट यू डू, लेकिन इसको फॉर्मली पढ़ने का मतलब ये है कि हम इससे रिलेटेड जो डेफिनेशंस हैं या जो टर्म्स हैं उनकी डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। तो बिगिन करते हैं गाइस, शुरू करते हैं कि ट्रांसलेशन क्या होता है। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्क्राइब करें तो हम कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज मीनिंगफुली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। अब देखिए, इसका एग्जांपल देखिए। ऐसे कितने एग्जांपल्स हैं आपकी रियल लाइफ में, बेशक वो आप कैजुअल इंटरेक्शन कर रहे हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, या फिर एक फॉर्मल सेटिंग में आप किसी से बात कर रहे हैं। तो ऐसा कई बार आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आपको अपनी मदर टंग से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ता है, या इंग्लिश से आपकी मदर टंग में ट्रांसलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो अगर हम बिना किसी थ्योरी पढ़े सीधा आपको एग्जांपल्स दें आपकी रियल लाइफ से रिलेटेड, तो आप समझ पाएंगे गाइस। आप जब वर्ड मीनिंग्स ढूंढते हैं, जिन वर्ड्स के मीनिंग्स आप ढूंढते हैं, उसके 2 तरीके होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश में कोई वर्ड आता है, वो वर्ड कहीं का भी हो, मान लीजिए आपके सिलेबस में से हो, आई मीन स्टडी मटेरियल में से हो, या न्यूज़पेपर में कहीं आपने पढ़ा हो, या किसी ऑनलाइन रिसोर्स में आप पढ़ रहे हैं, उस वर्ड का जब आप मीनिंग ढूंढते हैं गाइस, तो अगर तो आप इंग्लिश डिक्शनरी में ढूंढेंगे ऑनलाइन तो उसका मतलब आपको इंग्लिश में बताया जाएगा। लेकिन ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिन्हें किसी इंग्लिश वर्ड का मीनिंग हिंदी में समझना ज़्यादा इजी लगता है। देयरफॉर व्हाट दे प्रेफर इज़ एन इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। आपको पता होगा गाइस, इंटरनेट पे ऐसी काफ़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर इंग्लिश टू हिंदी है ना मीनिंग्स आपको मिल जाते हैं। एक ऐसी पॉपुलर वेबसाइट है शब्दकोश, जहाँ पर आप कोई भी वर्ड डालें इंग्लिश में, आपको उसका मीनिंग हिंदी में मिलेगा। तो गाइस, इन अ वे क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन हो रही है ना। जिस वर्ड का मीनिंग समझना चाहते हैं उसका मीनिंग आपको हिंदी में बताया जा रहा है। उसके बाद और एग्जांपल्स देखिए। अगर आप लेक्चर के दौरान अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम या सर इस टॉपिक को प्लीज़ हिंदी में समझाएं, तो इन अ वे अगर वो इंग्लिश की बुक में से पढ़ रहे हैं, आपको हिंदी में समझा रहे हैं, तो गाइस ट्रांसलेशन कर रहे हैं ना, इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेशन हो रहा है, तभी आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और एग्जांपल्स देखिए। जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज पेपर लिया है या इंग्लिश डिसिप्लिन सब्जेक्ट लिया है, उनको अभी तक समझ में आ गया होगा कि जितनी भी पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज़ आपने पढ़ी हैं, उसमें काफ़ी पोएम्स या शॉर्ट स्टोरीज़ लगा लीजिए वो एक्चुअली में किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसको बाद में इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया आपके मुताबिक, आपकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, और उसको आपकी बुक में पब्लिश किया गया, तो वहाँ भी ट्रांसलेशन हुई है। ठीक है, अब आप देखिए, अगर आप किसी हॉलीवुड मूवी को देखते हैं और उस मूवी में नीचे हिंदी सबटाइटल्स हैं,
तो वंस अगेन गाइस, इंग्लिश में जो डायलॉग्स बोले जा रहे हैं उनका हिंदी में सबटाइटल्स लिखे हैं, यानी वंस अगेन ट्रांसलेशन हो रहा है। तो ये एग्जांपल्स मैंने राइट इन द फर्स्ट क्लास में क्यों आपको बताना चाह रहा हूँ, जस्ट टू मेक यू फेमिलियर कि ये बहुत इजी सब्जेक्ट है। ट्रांसलेशन इज समथिंग दैट यू डू ऑन ए डेली बेसिस, ठीक है, या तो आप करते हैं या आप करवाते हैं। तो इसमें बस कुछ टर्म्स हैं जो हम पढ़ेंगे, उनका मीनिंग समझेंगे, उनकी डेफिनेशन समझेंगे और एग्जांपल्स देखिए। ऐसा मैंने सुना है कि कुछ स्टूडेंट्स को या कुछ लोगों को किसी फॉरेन लैंग्वेज में मूवी देखना पसंद है, इवन दो वो लैंग्वेज समझ नहीं पाते हैं, ठीक है, लेकिन वो इंग्लिश सबटाइटल्स जो नीचे लिखे होते हैं उन्हें देखकर वो अंदाज़ा लगाते हैं, ये समझ पाते हैं कि इस मूवी में एक्चुअली क्या हो रहा है, जो एक्टर है वो उसने क्या बोला। इंग्लिश में सबटाइटल्स आते हैं, उन्हें पढ़ के वो समझ पाते हैं। और जो लोग मान लीजिए फ्रेंच या जर्मन सीख रहे हैं, वो भी ऐसा करते हैं कि उस मूवी को उसी लैंग्वेज में देखते हैं, लेकिन नीचे जो इंग्लिश सबटाइटल्स हैं उन्हें देख के दे कैन मेक श्योर कि उन्हें मूवी समझ में आ रही है, वहाँ भी ट्रांसलेशन हुई है, ठीक है। आगे देखिए गाइस, अगर आप एक हॉलीवुड मूवी देख रहे हैं, ऑब्वियसली हॉलीवुड मूवी है, लेकिन वो हिंदी में डब की गई है, तो उसकी ट्रांसलेशन हुई है ना, क्योंकि ओरिजिनली जो मूवी बनी थी, रिलीज़ हुई थी, उसमें डायलॉग्स इंग्लिश में थे, लेकिन अब उसमें डबिंग हुई है। तो डबिंग जिन प्रोफेशनल आर्टिस्ट ने की है उन्होंने क्या काम किया है, जो इंग्लिश में डायलॉग्स हैं उन्हें हिंदी में ट्रांसलेट किया है, उसके बाद उन्हें बोला है, सिंक्रोनाइज किया है, तो वहाँ भी ट्रांसलेशन का इस्तेमाल हुआ है। और लास्ट में देखिए, आपकी स्कूल से लेकर अब तक जितने भी आपने नॉवेल्स या प्लेस पढ़े हैं गाइस, ऐसा कई बार हुआ होगा कि काफ़ी नॉवेल्स या प्लेस को अडाप्ट किया जाता है किसी मूवी में, आप अच्छे से जानते हैं। इनफैक्ट मैं चाहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि ऐसा कौन सा नॉवल, प्ले या शॉर्ट स्टोरी आपने पढ़ी है जो ओरिजिनली किसी और लैंग्वेज में लिखी गई थी, ठीक है, लेकिन उसको अडाप्ट किया गया एक मूवी में और डिफरेंट लैंग्वेज में। मान लीजिए एक इंग्लिश में कोई नॉवल है या प्ले है, ठीक है, वो लिखा गया, उसके बाद उसको अडाप्ट किया गया एक मूवी में, बॉलीवुड फिल्म में, तो ऑब्वियसली वो हिंदी में डायलॉग्स बोले होंगे एक्टर्स ने। इसके आप एग्जांपल्स दीजिए, क्योंकि इस केस में भी ट्रांसलेशन हो रहा है। जो ओरिजिनल टेक्स्ट है नॉवल या प्ले वो इंग्लिश में होगा और जब मूवी बनी होगी तो हिंदी में बनी होगी। इसका रिवर्स केस भी पॉसिबल है। तो ऐसे कोई भी एग्जांपल्स अगर आपको याद आते हैं गाइस, तो आप उन्हें लिखिए, इससे आपको और हेल्प मिलेगी। तो गाइस, एग्जाम्पल देने के बाद अब आप समझिए कि ट्रांसलेशन क्या होता है, इवन दो आपको समझ में आ गया है। सिंपल वर्ड्स में बोलें तो हम कह सकते हैं ट्रांसलेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग अ मैसेज मीनिंगफुली फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर। आप किसी एक भाषा में जो लिखा गया है, जो बोला गया है, उसे किसी और भाषा में जब उसका मीनिंग, उसका मैसेज मीनिंगफुली व्यक्त करते हैं, तो यानी आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। आपने गाइस काफ़ी बार विटनेस किया होगा, ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ फॉरेनर्स जब इंडिया में आते हैं, वो मान लीजिए रोड साइड पर कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं, ठीक है, तो आप बीच में इंटरवीन करते हैं, बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू कैन अंडरस्टैंड हिंदी, तो आप उनकी इंग्लिश समझ के हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं जिनसे वो बात करना चाह रहे हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है ट्रांसलेशन का आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। या यूँ भी कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन इज़ द एक्ट ऑफ कन्वर्टिंग द मीनिंग ऑफ अ मैसेज फ्रॉम वन लैंग्वेज टू द अदर। लेकिन अगर हम बोलें कि एक फॉर्मल डेफिनेशन लिखने को बोली जाए गाइस, तो हम ये कह सकते हैं ट्रांसलेशन इज़ प्राइमरीली अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इन विच an idea is conveyed from the language it is originally expressed in। मान लेते हैं हमारे एग्जाम्पल में जो आइडिया है ओरिजिनली इंग्लिश में एक्सप्रेस किया गया है, तो उस लैंग्वेज को हम बोलेंगे सोर्स लैंग्वेज। जिस लैंग्वेज में आइडिया ओरिजिनली एक्सप्रेस किया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल लेते हैं जो कि इंग्लिश में छपी हुई है, तो वो जो लैंग्वेज है जिसमें टेक्स्ट एग्जिस्ट करता है ओरिजिनली, उसको बोलेंगे सोर्स लैंग्वेज। अब हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में, एग्जाम्पल है,
तो अब जिस लैंग्वेज में हम ट्रांसलेट कर रहे हैं उसको बोलेंगे टारगेट लैंग्वेज, ठीक है। तो ट्रांसलेशन इज़ प्राइमरीली अ प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। क्यों? इसमें भी एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है, मैसेज जो है इनकोड डिकोड किया जाता है, एक मीडियम होता है, चैनल होता है कम्युनिकेशन का, ठीक है। तो एन आइडिया इज कन्वेड फ्रॉम द लैंग्वेज इट इज़ ओरिजिनली एक्सप्रेस्ड इन which is called the source language into a language comprehensible to the intended or target audience which is called the target language। तो मान लीजिए एक विजुलाइज कीजिए, एक लेक्चर या क्लास चल रही है जिसमें इंग्लिश में कोई पोएम है, लेक्चरर पढ़ा रहे हैं। तो सोर्स लैंग्वेज यहाँ पे क्या हुई? इंग्लिश, और लेक्चरर समझा रहे हैं उस पोएम को, सिंप्लीफाई करके समझा रहे हैं और वो हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं। उस पोएम के जो स्टैंजास हैं, उनकी जो लाइंस हैं, उन्हें वन बाय वन हिंदी में उनका मीनिंग समझा रहे हैं। तो इन अ वे गाइस ट्रांसलेशन हो रही है ना। इंग्लिश इस एग्जाम्पल में सोर्स लैंग्वेज होगी और हिंदी इस एग्जाम्पल में टारगेट लैंग्वेज होगी। एक बात और मुझे याद आती है उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको शायद ये नहीं पता कि इस पेपर में आपको थोड़ा बहुत हिंदी में लिखना पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक स्टूडेंट्स को ये लगता है, ऐसा ट्रू है, दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, इंग्लिश के पेपर में गाइस आप हिंदी में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। जो लैंग्वेज पेपर हैं उसमें आप हिंदी में बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप 2 मिनट रुकिएगा तो आप समझ पाएंगे कि ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट में आ सकते हैं एग्ज़ाम में, जिनमें आपको हिंदी में लिखना पड़ सकता है। सिमिलरली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनको लगता है कि उनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग नहीं है या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, तो अगर वो हेजिटेट कर रहे हैं, गाइस इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। अभी थ्योरी में मैंने कुछ बताया ही नहीं है, मैंने सिर्फ डेफिनेशन बताई है, सब्जेक्ट का हम ओवरव्यू ले रहे हैं, इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। इसके तुरंत बाद हम क्वेश्चंस करेंगे जो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में आए हैं। आप खुद समझ जाएंगे कि अगर आप हिंदी मीडियम से भी हैं तो भी आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं, क्योंकि इजी है, डिफ़िकल्टी लेवल इसका इजी है, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन लिखी है, इसे पढ़ लेते हैं। ट्रांसलेशन इज़ अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। क्यों कॉम्प्लेक्स बोला गया है ट्रांसलेशन को? क्योंकि no two languages share the same structures of grammar or composition। इसका हम सीधा एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए, मान लीजिए आपने कहीं पढ़ा है, किसी नॉवल में, किसी टेक्स्ट में आप पढ़ रहे हैं, या किसी ने आपसे पूछा है, ठीक है, आपको उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो गाइस आप ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन है उसमें लिखा है तुम्हारा नाम क्या है। तो तुम्हारा मीन्स योर। तो आप ये देखिए कि ग्रामर का स्ट्रक्चर इंग्लिश और हिंदी में कितना डिफ़र करता है। ये जैसे एग्जांपल है, आप किन्हीं 2 लैंग्वेजेस को कंपेयर कर लीजिए, उसमें आपको ग्रामर का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट नज़र आएगा। इसीलिए बोला गया है कि ट्रांसलेशन इज़ अ बिट कॉम्प्लेक्स। तो हिंदी में जब हम बोलते हैं तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा जो है वो सबसे पहले आता है, ठीक है। लेकिन इंग्लिश में जब हम बोले व्हाट इज़ योर नेम, तो योर स्टार्टिंग में नहीं आया। सिमिलरली आप देखिए, नाम जो है मीन्स नेम, नेम यहाँ पर लास्ट में आ रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन में जो हिंदी में हमने पूछा है ये सेकंड वर्ड है। अगर आप इसको वर्ड बाय वर्ड आप सोचें कि मैं इसको ट्रांसलेट करूँ हिंदी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करके, तो क्या बनेगा? योर नेम व्हाट इज़, तुम्हारा मीन्स योर, नाम मीन्स नेम, क्या मीन्स व्हाट, है मीन्स इज, योर नेम व्हाट इज, दैट इज रॉन्ग। इंग्लिश में इसका कोई मीनिंग नहीं है। तो इसीलिए ट्रांसलेशन करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी टारगेट लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप ट्रांसलेट कर रहे हैं, उसका आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर फॉलो करना है। सिमिलरली कुछ और ऐसे एग्जांपल्स हैं। मान लीजिए किसी टेक्स्ट में किसी ने बोला तुम्हारा नाम क्या है, कहीं और लिखा हुआ है आपका नाम क्या है, या किसी ने पूछा तेरा नाम क्या है। तो आपका, तुम्हारा और तेरा, इन सभी के लिए इंग्लिश में वर्ड है योर। तो अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर हैं तो आप वो
फीलिंग्स कैसे कन्वे कर पाएंगे, वो इमोशन कैसे कन्वे कर पाएंगे जो कि आपका से जुड़ी हैं या तेरा से जुड़ी हैं, है ना। आप समझ सकते हैं ना बात को। तुम्हारा, आपका और तेरा, इन तीनों का इंग्लिश में मतलब है योर। मान लीजिए हम किसी विलेज का एग्जांपल लेते हैं, ज़रूरी नहीं विलेज हो, जैसे मेरे मुँह से विलेज निकला। वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो कहीं चिल्ड्रन हैं, कहीं जाते हैं और अपने फ्रेंड के घर जाते हैं, तो वहाँ कोई पूछता है, हाँ बेटा तेरा नाम क्या है। तो वहाँ किसी ने अगर तेरा बोला या किसी ने अगर आपका बोला, तो उस डिफरेंस को आप कैसे कन्वे कर पाएंगे, ये एक चैलेंज, अपने आप में एक चैलेंज है, ठीक है। एनी हाउ, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। नेक्स्ट है, मैं परसों वहाँ जाऊँगा। तो आप इसको इंग्लिश में अगर कन्वर्ट करेंगे, ट्रांसलेट करेंगे, दिस बिकम्स आई विल गो देयर डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो मीन्स परसों। आई विल गो देयर, मैं वहाँ परसों जाऊँगा। तो आप ये ध्यान रखिए कि आप हिंदी में जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है वो हिंदी में फॉलो किया जाएगा। इंग्लिश में ट्रांसलेशन के वक्त, ट्रांसलेशन के दौरान आपको इंग्लिश का जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है या जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। गाइस, इससे मुझे एक और चीज़ याद आती है कि इस सब्जेक्ट को पढ़ने का एक और एडवांटेज है। एक तो आपका ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा अगर आप ये वीडियोस प्रॉपरली देखते हैं, कोई मिस नहीं करते हैं। सेकेंडली, आपको लगेगा सडनली आपका इंग्लिश में जो बोलने का कॉन्फिडेंस है वो बढ़ गया है। आप समझिए इस बात को। ये पहली क्लास है, इसमें मैं बहुत सिंपल एग्जांपल्स ले रहा हूँ, लेकिन आप इसी में देखिएगा, एक पैराग्राफ आप देखेंगे जो क्वेश्चन पेपर में आया है, उसको अगर आप सही सॉल्व कर लेते हैं गाइज, तो आप देखिएगा कि आपके इंग्लिश यानी स्पोकन इंग्लिश या राइटिंग स्किल्स में कितना इम्प्रूवमेंट होता है। यानी इस पेपर का नाम स्किल एनहांसमेंट कोर्स रखा गया है, तो बिल्कुल सही रखा गया है। नॉट जस्ट फॉर गेटिंग मार्क्स। इस सब्जेक्ट को पढ़ने से आपके स्किल्स रियली में गाइज इनहांस होंगे। बस आप रेगुलरली देखते रहिएगा। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देखिए। क्या आप इस विषय को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो अगर आप हिंदी का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगाएंगे तो क्या बनेगा, व्हाट यू दिस टॉपिक, है ना। तो यानी कि आपको इंग्लिश का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर लगाएंगे तभी ट्रांसलेशन कामयाब होगा। आर यू नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। और लास्ट में देखिए, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देता। अब यही गाइज ब्यूटी है लैंग्वेजेस की कि यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि इफ़ आई वर यू, तो गलत है, यहाँ पर वर आ ही नहीं सकता। लेकिन अगर आप कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़िएगा ध्यान से तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर वर लग सकता है, इवन दो आई इज सिंगुलर, ठीक है। इफ़ आई वर यू, इमेजिन कर रहे हैं, रियलिटी में मैं अपनी जगह हूँ, आप अपनी जगह हैं, लेकिन मैं एज्यूम कर रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता, इफ़ आई वर यू, तो क्या होता, तो मैं बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देता। आई वुड हैव स्टार्टेड स्टडीइंग अ लॉन्ग टाइम अगो। इससे गाइज एक और चीज़ समझ में मुझे आती है, मैं आपको बताना चाहूँगा। वुड को लेके काफ़ी डाउट रहता है स्टूडेंट्स के माइंड में क्योंकि आप इसका जो ओरिजिनल हिंदी में सेंटेंस है उसे देखिए। यहाँ पर जो भी वर्ड्स हैं वो अपने अपने काम के लिए यूज़ होते हैं। अगर मीन्स इफ़, मैं का आपको मतलब पता है ना, तुम्हारी जगह होता, यहाँ पर ये भी आ सकता है इफ़ आई वर इन योर प्लेस। लेकिन तो मैं बहुत पहले पढ़ना शुरू कर देता, ये मोर और लेस जहाँ यूज़ होते हैं वहीं यूज़ हो सकते हैं। लेकिन वुड एक ऐसा मोडाल है इंग्लिश में जिसके मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, इसीलिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। यही कंफ्यूजन हमको दूर करनी है क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ के आपके स्किल्स रियली में इन्हांस होने वाले हैं। तो गाइस, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, अगर आपने कहीं वुड किसी सेंटेंस में देखा है, उसका मीनिंग समझना चाहते हैं, तो उसमें लिखिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा या नेक्स्ट वीडियो में वो एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा एम है, अभी आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर में कोई पैसेज हिंदी में आए, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना पड़ सकता है, कोई इंग्लिश में आए तो आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना पड़ सकता है। तो ऐसे कोई भी डाउट्स हों तो उन्हें प्लीज़ क्लैरिफाई करवाइएगा। आगे चलते हैं गाइज़। तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, मेरा कहना है इन वीडियोस में हम थियरी पढ़ेंगे, हालांकि ये
फर्स्ट क्लास है, इसमें मैं इंट्रोडक्शन देना चाह रहा हूँ। हर यूनिट में मैं किन की बात कर रहा हूँ, जो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, आपका जो स्टडी मटेरियल है गाइस, स्टडी मटेरियल के यूनिट्स जो हैं, हर यूनिट के एंड में क्वेश्चंस दिए गए हैं। अब वो क्वेश्चंस जो हैं थियोरी पर भी बेस्ड हैं और ऐसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं। ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ये आपके एसयूएल के स्टडी मटेरियल के फर्स्ट यूनिट में से लिया है, इसे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इंग्लिश स्कूल में 8th या 10th लेवल तक पढ़ी हुई है, उन्हें मैं बता दूं, हम स्टार्टिंग करेंगे वर्ड से। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन लिया गया है, इसमें ये वर्ड्स हैं जिन्हें आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और धीरे धीरे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे। उसके बाद जैसे एग्ज़ाम में आते हैं पैसेज, हम उन्हें ट्रांसलेट करेंगे। ठीक है, तो गाइस पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो टर्म्स हैं आप देखिए, सारे फाइनेंस से रिलेटेड टर्म्स हैं। जैसे पहला है एसेट, ठीक है, फिर है डिविडेंड, इक्विटी, सरप्लस, कॉम्पनसेशन। तो अभी अगर आपने प्रिपरेशन शुरू करी है गाइस, आप फ्री माइंड से सब्जेक्ट पढ़िए, ट्रांसलेशन करिए। लेकिन अगर आप और डिले करते हैं तो आप फ्री माइंड से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे। इस सब्जेक्ट को आपको फ्री माइंड से पढ़ना होगा, तभी इसके डुअल बेनिफिट्स मिल पाएंगे। डुअल यानी कि एक तो एग्ज़ाम्स में आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, सेकेंडली इंग्लिश लैंग्वेज पर जो आपकी कमांड है वो आपकी धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। ठीक है, एसेट मीन्स संपत्ति। लेकिन अगर आपको कोई और वर्ड ध्यान में आता है, आप लिखना चाहते हैं, लिखिए कमेंट सेक्शन में, बताइए हमें अगर इससे बेटर वर्ड कोई आपको लगता है, हो सकता है। डिविडेंड लाभांश, ठीक है, इक्विटी समान। जिन स्टूडेंट्स के पास कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, वो बेहतर बता सकते हैं कि इन वर्ड्स के जो ट्रांसलेटेड वर्ड्स हैं, क्या इनसे बेटर ट्रांसलेशन हो सकती है। तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में। सरप्लस मीन्स अधिशेष, कॉम्पनसेशन मीन्स मुआवजा, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासन, डॉक्यूमेंट दस्तावेज, और काफ़ी वर्ड्स के गाइस मल्टीपल वर्ड्स आप हिंदी में लिख सकते हैं। मैंने वो लिखे हैं जो क्लोजेस्ट रिजेंबल करते हैं मीनिंग में, लेकिन जैसे मैंने बोला, अगर आपके माइंड में कोई और वर्ड आता है, इससे बेटर आता है, आप नीचे लिख के बताइए। प्रोसीजर प्रक्रिया, क्लॉज उपधारा, एंड फिक्स डिपॉजिट सावधि जमा। तो ये आज के वर्ड्स हैं। हालांकि हम अपनी तरफ से भी वर्ड्स आपको देंगे ट्रांसलेट करने के लिए, क्योंकि ये आपके यूनिट नंबर 1 में क्वेश्चन गिवन है, इसलिए हमने ये आज डिस्कस किया है। आप इन्हें समझिए और बताइए आपका फीडबैक। सेकेंडली, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, उनके पास कोई मटेरियल हो जहाँ से वो पढ़ रहे हैं या कोई टेक्स्ट ट्रांसलेट कराना चाहते हो, वो भी वेलकम है। गाइज, यू आर ऑल्सो वेलकम। यू कैन लिसन टू दिस वीडियोज़ एंड राइट योर क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन। ये मटेरियल जो है वो स्कूल ऑफ ओपर लर्निंग के स्टूडेंट्स का है, इसलिए मैंने एसयूएल बोला, लेकिन यू आर ऑल्सो वेलकम। तो ये गाइज एक पैसेज है, इसकी आप स्क्रीनशॉट लेंगे या आप सीधा स्टडी मटेरियल PDF खोलेंगे, उसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है। अब इसे मैं सीधा ट्रांसलेट नहीं करूँगा, उसका रीज़न समझिए। गाइज़, अगर मैं हर चीज़ आपको डायरेक्टली आंसर के रूप में दे दूँगा ना, तो जो आपके लेवल पे जो प्रैक्टिस होनी चाहिए, यानी जो फर्स्ट अटैम्प्ट आपका होना चाहिए, वो मिस हो जाएगा। तो किसी भी चीज़ को समझने के लिए ये बहुत क्रिटिकल होता है कि पहले आप अपना अटैम्प्ट करिए जितना आप कर पाते हैं। अगर आप सेंटेंस पूरा नहीं बना पाते हैं, नो प्रॉब्लम, आप सिर्फ वर्ड्स को ट्रांसलेट कीजिए। देखिए, डॉल्फिन्स को हालांकि हिंदी में डॉल्फिन भी लिखा जाता है और सूंस भी लिखा जाता है, पर आप बताइए कि आपको बेटर वर्ड कौन सा लगता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, आर रिगार्डेड, छोटे छोटे फ्रेजेस को, सेंटेंस को छोटे छोटे फ्रेजेस में ब्रेक कर लीजिए, उन्हें ट्रांसलेट कीजिए, आपको पता लगेगा कि आपका सेंटेंस ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट हो गया। और स्टार्टिंग में कोई गलती होती है, नो प्रॉब्लम, वी हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। तो घबराइएगा नहीं, पैनिक नहीं करिएगा, आप छोटे छोटे फ्रेजेस पकड़िए। देखिए, फ्रेंडलीएस्ट क्रीचर्स, इसको ट्रांसलेट करें। इन द सी, इसे ट्रांसलेट करें अगर आप पूरा सेंटेंस नहीं कर पाते हैं। ठीक है, स्टोरीज ऑफ देम, ठीक है, हेल्पिंग ड्राउनिंग सेलर्स। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन, इजी सेंटेंसेस हैं, आप स्टार्ट करिए।
मैं चाहता हूँ कि फ़र्स्ट अटैम्प्ट आपका हो, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसका पूरा ट्रांसलेटेड जो आंसर है वो आपको प्रोवाइड करेंगे। गाइस, इसको ये रिक्वेस्ट मानिए, ये सीरियसली आपको हेल्प करेगा अगर आपका पहला अटैम्प्ट आपका होता है तो, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। क्यों, आपने ऑब्जर्व किया होगा गाइस, थ्योरी के पर्सपेक्टिव से कुछ खास मैंने बताया नहीं है, सिर्फ ट्रांसलेशन की डेफिनेशन बताई है, ठीक है। सोर्स लैंग्वेज क्या होता है और टारगेट लैंग्वेज कौन सी होती है ये बताया है, और ट्रांसलेशन की डेफिनेशन, ये 3 चीज़ें मैंने बताई हैं। इन 3 चीज़ों के समझने के बाद आपको पता लगेगा कि क्वेश्चन पेपर में कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो आप सीधा कर सकते हैं। देखिए, बस थोड़ा ये पढ़ लीजिए फर्स्ट लाइन। मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला, ये इस पैसेज की हेडिंग है। तो ये देखिए गाइस, क्वेश्चन पेपर ये 2021 का है। इसके तुरंत बाद आपको मैं 2022 का भी दिखाऊंगा। देखिए, इसमें जो स्टार्टिंग में क्वेश्चंस हैं वो ऑब्वियसली थियरी बेस्ड हैं, जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे आज की क्लास, इंट्रोडक्टरी क्लास से ही। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, इसमें ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें ट्रांसलेशन के लिए बोला गया है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बी पार्ट कैरीज 10 मार्क्स कि इस पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए। यानी यहाँ पर आपकी नॉलेज काम में आएगी। इसमें थ्योरी में कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ प्रैक्टिस कर करके ही आप इसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये भी हम किसी ना किसी वीडियो में ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये देखिए, ये ईडियम्स हैं, बर्ड्स ऑफ अ फेदर, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, द एप्पल ऑफ वन्स आई, पेंडोराज बॉक्स, बॉसम फॉल, इनके आपको हिंदी के इक्विवेलेंट देने हैं। वंस अगेन यहाँ पे ट्रांसलेशन करनी है। और जिस क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं वो देखिए, ये 15 मार्क्स का आया है गाइस, 15 मार्क्स। तो ये आपके स्टडी मटेरियल में से नहीं है, ये ऑब्वियसली अनसीन पैसेज की फॉर्म में ही आएगा। आपकी नॉलेज, आपके स्किल्स यहाँ पर काम में आएंगे, और ये हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। इससे जस्ट पहले मैं आपको रीसेंट क्वेश्चन पेपर दिखाना चाहूँगा। देखिए, तो ये है गाइस मोस्ट रीसेंट यानी कि लेटेस्ट जो क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर सेमेस्टर 4 इसलिए लिखा है गाइस क्योंकि सेकेंड ईयर में अगर बीए प्रोग्राम स्टूडेंट्स की बात करें, ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स 3rd सेमेस्टर में भी ऑफ़र किया जाता है, 4th में भी ऑफ़र किया जाता है। आपकी मर्ज़ी है जिस सेमेस्टर में आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हालांकि फ़र्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी है। अगर इसका मैं आंसर आपको दूंगा तो आप कहेंगे ये तो दिस इज़ समथिंग जो हम रोज़ करते आ रहे हैं। समझ लीजिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपका ये भी टॉपिक समझ में आपको आ जाएगा। व्हाट इज़ कोड मिक्सिंग? तो अभी आपको लग रहा होगा कि ये कॉम्प्लेक्स टर्म है, कोड क्या होता है, कोड मिक्सिंग से क्या मतलब होगा, है ना। लेकिन अगर आपको मैं अभी इसका आंसर बताऊंगा तो समझिए आप कितना हैरान हो जाएंगे। गाइस, कोड मिक्सिंग होता है जब एक स्टेटमेंट बोलते हुए, एक सेंटेंस बोलते हुए आप एक लैंग्वेज से दूसरे में स्विच कर जाते हैं एक ही सेंटेंस में। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऐसा बोलूँ, you know, I was going to the park today and on my way I met this guy. वो इतना अच्छा एथलीट है, इतना अच्छा वो दौड़ता है। तो एक ही सेंटेंस में मैंने इंग्लिश से मैं हिंदी में मैं बोलना शुरू कर दिया। या फिर मैं अगर कहूँ, अगर मैं अपनी मम्मी से बात कर रहा हूँ, मॉम कैन यू गिव मी माई ब्रेकफास्ट क्विकली, क्योंकि आज मुझे जल्दी निकलना है और मैं लेट नहीं होना चाहता, आज मेरा एग्ज़ाम भी है और मुझे कहीं और भी जाना है। तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में मैंने इंग्लिश में शुरुआत की और बीच में आते आते मैंने हिंदी में चेंज कर लिया। तो यानी इसको बोलते हैं कोड मिक्सिंग। जब किसी सेंटेंस में आप एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में स्विच करते हैं, उसको बोला जाता है कोड मिक्सिंग। आगे एक और वर्ड है कोड स्विचिंग, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूँ गाइस, ये जो सब्जेक्ट है, अगर आप ये वीडियो सारी देखते हैं, मिस नहीं करते हैं, स्किप नहीं करते हैं, तो ये बहुत ईजी होने वाला है आपके लिए। कोड स्विचिंग यूँ समझ लीजिए, मान लीजिए एक सिनेरियो, एक एग्जाम्पल लेते हैं, आप अच्छे से समझ पाएंगे। ये आप हैं, ठीक है, आपके घर पे या आपकी मदर हैं, यहाँ पे एम लिखते हैं, और ये आपका फ्रेंड है। तो आप जब बात कर रहे हैं,
अपनी मम्मा से आप अपनी रीजनल लैंग्वेज या मदर टंग में बात करते हैं क्योंकि आपको हैबिट पड़ी हुई है, मान लेते हैं, और आप अपने फ्रेंड से जनरली इंग्लिश में बात करते हैं, आपको आदत पड़ी हुई है। तो आप जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड से जो भी बोलते हैं इंग्लिश में बोल रहे हैं, है ना। और जब मदर से बोलते हैं, अपनी मम्मा से बात करते हैं, तो अपनी रीजनल लैंग्वेज है, मदर टंग, हिंदी, पंजाबी है, कोई भी आपकी जो लैंग्वेज है उसमें बात करते हैं। यानी कि अभी अभी आपने फ्रेंड को कुछ बोला, हे हाउ आर यू डूइंग, मम्मा इनके लिए प्लीज़ चाय बना दो, और आज ना हम बाहर भी जाने वाले हैं। वापस फ्रेंड से बात करते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं, मम्मा से बात कर रहे हैं तो हिंदी में बोलते हैं, अपनी रीजनल या मदर टंग में बोलते हैं। इसको बोला जाता है गाइस कोड स्विचिंग। और ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल ले लिया कि आपका फ्रेंड है और आपकी मदर है, उनसे आप बात कर रहे हैं। एक ही बंदे से भी जब आप बात कर रहे हैं तो कोड स्विचिंग वहाँ पर भी पॉसिबल है। तो गाइस ये बहुत अच्छी बात है कि जब हम थियोरी में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे आपको रिकॉल होगा, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ही आपको मैंने आइडिया दे दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कोई आउटसाइडर आपके घर में आए हैं, कोई गेस्ट आए हैं, उनसे आप एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बात करते हैं, क्योंकि हर लैंग्वेज की गाइस डायलेक्ट्स भी होते हैं। तो आप स्टैंडर्ड लैंग्वेज में उनसे बात कर रहे हैं और अपने पेरेंट्स से, है ना, अपने घर वालों से आप अपनी रीजनल डायलेक्ट में बात कर रहे हैं। तो इसको भी बोल सकते हैं कोड स्विचिंग। लेकिन कोड मिक्सिंग जो मैंने आपको पहले बताया वो क्या होता है, जब एक ही सेंटेंस में आप आधा पोर्शन या कुछ पोर्शन उसका एक लैंग्वेज में है और कुछ पोर्शन उसका दूसरी लैंग्वेज में है, या फिर उस पूरे सेंटेंस में मान लीजिए कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो किसी और लैंग्वेज के हैं। जैसे अगर मैं बोलूं कि आप लोग ट्राई करिए, ट्राई गाइस इंग्लिश का वर्ड हो गया ना। अगर मैं बोलूं आप लोग ट्राई करिए कि इस वीडियो को आप केयरफुली देखें, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि इस सेंटेंस में कोड मिक्सिंग हुई है। मैंने बोला है आप लोग, ये हिंदी के शब्द हैं, ट्राई करिए, ट्राई इंग्लिश का आ गया, कि इस वीडियो को केयरफुली देखें, केयरफुली इंग्लिश का वर्ड आ गया। अगर मैं बोलूं कि कोई आपकी क्वेरी हो, क्वेरी इंग्लिश का वर्ड आ गया, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, कमेंट सेक्शन इंग्लिश के वर्ड्स हो गए। इसको कहते हैं गाइस कोड मिक्सिंग। तो आपको मैंने आइडिया दे दिया है। हम डायरेक्टली चलेंगे, जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में लिखे हैं वही आएंगे, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ये देख लीजिए, गिव इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ द फॉलोइंग। आंखें खुली की खुली रह जाना, इधर कुआं उधर खाई, एक तीर से दो निशाने, दूर के ढोल सुहावने लगना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो आप ऑब्जर्व करेंगे गाइस, ये इतने इजी हैं कि हम डेली यूज़ करते हैं या सुनते आ रहे हैं, बस हमको इनको ट्रांसलेट करने की क्षमता आनी चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से कर सकते हैं। एंड बाय द वे ये क्वेश्चन 10 मार्क्स कैरी करता है। पार्ट बी में देखिए एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस इसमें भी हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ऑब्वियसली ये 15 मार्क्स का होगा। ऊपर देखिए पार्ट बी में जो क्वेश्चंस हैं 15 मार्क्स कैरी करते हैं। और यहाँ पर आपको ये पैसेज दिया गया है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। तो अभी जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो इससे पिछला क्वेश्चन पेपर है, देखिए। तो इस क्वेश्चन पेपर में भी गाइस ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स का आया है। मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की उसका प्रशिक्षण ईटन के मैदान में मिला। हिंदी में पढ़ लेते हैं एक बार। नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्सन की यह पंक्ति खेल के महत्व को बयान करने के लिए पर्याप्त है। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज व सभ्यता में स्वीकृति मिली है। तो गाइस आपको लग रहा होगा कि अभी मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर मैं एकदम से इंग्लिश में पढ़ना शुरू कर दूंगा। तो ऐसा है, जब आप ट्रांसलेट करेंगे आपको सेंटेंस बाय सेंटेंस, वर्ड बाय वर्ड, फ्रेज बाय फ्रेज ही ट्रांसलेट करना पड़ेगा। हो सकता है आपको थोड़ा सा रफ में भी लिखना पड़े, ठीक है। रामायण महाभारत से लेकर ग्रीको रोमन दंत कथाओं में होने वाले खेलों का जिक्र इस बात का प्रमाण है। पुनः ओलंपिक की प्रारंभिक शुरुआत यह स्पष्ट करती है कि खेलों को संस्थानिक महत्व मिलता रहा है। आगे देख गाइस, मुझे लगता है हमें सीधा ट्रांसलेट करना चाहिए। देखिए जो पैसेज की हेडिंग है, मैंने वाटरलू के युद्ध में जो सफलता प्राप्त की, ठीक है। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो पहले धीरे धीरे जो वर्ड्स हैं उन्हें ट्रांसलेट करिए, फिर वर्ड्स को कनेक्ट करिए, एक फ्रेज बनाइए, सेंटेंस ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ये देखिए, सफलता
ठीक है। सक्सेस यहाँ पे लिखा हुआ है, प्राप्त की, अचीव्ड, आई अचीव्ड, मैंने अचीव की। प्रोसेक्शन मीन्स ट्रेनिंग, ईटन के मैदान, फील्ड्स ऑफ ईटन, ठीक है। वाटरलू के युद्ध, द बैटल ऑफ वाटरलू। सो आई गॉट द ट्रेनिंग फॉर द सक्सेस आई अचीव्ड इन द बैटल ऑफ वाटरलू इन द फील्ड्स ऑफ ईटन। इस PDF का लिंक आपको मैं नीचे शेयर करूँगा गाइस, आप ध्यान से पढ़िएगा। उसके बाद देखिए, नेपोलियन को पराजित करने वाले एडवर्ड नेल्सन की यह पंक्ति। दिस स्टेटमेंट किसकी? ऑफ एडवर्ड नेल्सन। कौन? हु डिफीटेड नेपोलियन, लिखा है ना, नेपोलियन को पराजित करने वाले। इस स्टेटमेंट से क्या होता है? यह पंक्ति खेल के महत्व को बयान करने के लिए पर्याप्त है। तो उसके बाद लिखेंगे इज सफिशेंट, ये देखिए, टू डिस्क्राइब, खेलों की महत्व यानी इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स को बयान करने के लिए, यानी टू डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स। तो गाइस आप घबराइएगा बिल्कुल नहीं, पैनिक नहीं करिएगा। स्टार्टिंग में ऐसे ही ट्रांसलेट किया जाता है, वर्ड्स को ट्रांसलेट कीजिए, रफ में लिख लीजिए कहीं पर लिखना चाहते हैं तो, फिर फ्रेजेस बनाइए, जैसे इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स है ना, खेलों के महत्व पर्याप्त है, इज सफिशेंट। उसके बाद जब आपका रफ वर्क होगा ऑटोमेटिकली आप सेंटेंस बना पाएंगे। क्यों? हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, सोर्स लैंग्वेज आपकी हिंदी है, टारगेट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो इंग्लिश का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद आगे देखिए, ये मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ली है। खेलों की महत्ता को दुनिया के प्रत्येक समाज व सभ्यता में स्वीकृति मिली है। इसमें आगे देखिए, द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स, ठीक है, खेलों के महत्व को स्वीकृति मिली है, हैज़ गॉट एक्सेप्टेंस, कहाँ पर? प्रत्येक समाज और सभ्यता, यानी कि इन ईच एंड एवरी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। आगे देखिए, रामायण महाभारत से लेकर ग्रीको रोमन दंत कथाओं में होने वाले खेलों का जिक्र इस बात का प्रमाण है। तो वंस अगेन वर्ड बाय वर्ड पहले ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। वर्ड्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं उन्हें रफ में कहीं लिख लीजिए, ताकि जब आप सेंटेंस बिल्ड अप करें इंग्लिश में तो आपका सेंटेंस ईजीली कंप्लीट हो जाएगा। द रेफरेंस टू स्पोर्ट्स इन रामायण एंड महाभारता टू ग्रीक एंड रोमन लेजेंड्स, लिखा था ना, रामायण महाभारत से लेकर ग्रीको रोमन दंत कथाओं, टू ग्रीक एंड रोमन लेजेंड्स, इस बात का प्रमाण है, यानी कि इज़ अ प्रूफ टू दिस। किस चीज़ का प्रूफ है? जो ऊपर हमने लाइन लिखी है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स हैज़ गॉट एक्सेप्टेंस इन ईच एंड एवरी सोसाइटी एंड कल्चर ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन, पुनः ओलंपिक की प्रारंभिक शुरुआत यह स्पष्ट करती है कि खेलों को सांस्थानिक महत्व मिलता रहा है। यहाँ पे देखिए, अगेन द इनिशियल बिगिनिंग, प्रारंभिक शुरुआत मीन्स इनिशियल बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक्स proves that sports have been getting institutional importance। अब यहाँ पर कुछ वर्ड्स गाइस ऐसे हो सकते हैं जो आपने पहली बार सुने हो हिंदी में, जिनकी हिंदी वीक है उन्हें हो सकता है ऐसा लगे, पर जिनकी हिंदी स्ट्रांग है उन्हें ऑटोमेटिकली वर्ड्स वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो आप घबराएंगे नहीं बिल्कुल भी। संस्थानिक महत्व, देखिए संस्थानिक किससे बना है? संस्था से। संस्था मीन्स इंस्टीट्यूशन, संस्थानिक मीन्स इंस्टीट्यूशनल, तो संस्थानिक महत्व मीन्स इंस्टीट्यूशनल इम्पोर्टेंस। तो वापस देखिए, द इनिशियल बिगिनिंग ऑफ ओलंपिक्स proves that sports have been getting institutional importance। तो गाइज ये पहला पैसेज हमने कर दिया, इसकी PDF मैं आपको सेंड कर देता हूँ। ये जो हमारा फॉर्मेट है पढ़ने का बिल्कुल सेम रहेगा हर वीडियो में। क्यों? उसके पीछे रीज़न ये है, समझिए गाइस। जनरली क्या होता है कि स्टूडेंट्स कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू करते हैं, उसके 2-2.5 महीने बाद या 3 महीने बाद लगा लीजिए, जब उनको लगता है कि आप क्वेश्चन पेपर्स पर नज़र डालनी चाहिए, तो वो 10 ईयर क्वेश्चन पेपर बुक जो होती है या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स खोजने लगते हैं। लेकिन ऐसा ना करके, अगर आप स्टार्टिंग से आपको पता हो कि जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं,
तो उससे आपको पढ़ते हुए हेल्प मिलती है, पर्टिकुलरली इन दिस क्वेश्चन पेपर। क्यों इस सब्जेक्ट में? क्योंकि इसमें आपके स्किल्स इन्हांस होने वाले हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन इसमें ज़रूर आएंगे। मैंने आपको 2 क्वेश्चन पेपर दिखा दिए हैं जो लेटेस्ट हैं, दोनों में 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और पार्ट बी में 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है जिसमें आपको ट्रांसलेशन करनी है। तो गाइज़ हमारी जो वीडियोस रहेंगी उसमें हम स्टार्टिंग में पढ़ेंगे कुछ थियोरी जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है, और साथ में हम जो क्वेश्चंस हम देखते आ रहे हैं, यानी जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं आपके क्वेश्चन पेपर में आए हैं, वो हम डेफिनेटली डिस्कस साथ में ही करेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते कि आप 2-2.5 महीने पढ़िए और लास्ट में आपको पता लग रहा है कि ओह इसमें तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। तो ये रिक्वेस्ट है सभी से, वीडियोस सारी देखिए, एंड तक देखिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, आपका नेक्स्ट वीडियो में डाउट ज़रूर कवर किया जाएगा। Alright guys, that is it for this video. If you like it, please subscribe to my channel and thank you for watching.